नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज यूपी बोर्ड 12th क्लास संस्कृत दिग्दर्शिका, जो हमारी हिंदी का ही पार्ट है। और उसका आज हम यहाँ पर सेकंड लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचता है जो हम कल करेंगे, और वो है पंचशील सिद्धांत। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा पंचशील सिद्धांत जो दिए गए थे, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और कल आपकी जो संस्कृत दिग्दर्शिका है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ हमारा चैप्टर, और बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, गद्य भाग में लिखा गया है। सबसे पहले एक चीज बता देती हूँ, इससे पहले हमने जो सुभाषी रत्नानी पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसमें टिक लगा दीजिएगा, और एक महामना मालवीय जी के ऊपर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपका आ जाएगा गद्य भाग की सप्रसंग व्याख्या, गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर जो आते हैं वो भी, और जो संस्कृत भाषा महत्वम है एक वो चैप्टर। तो दो चैप्टर इसमें महत्वपूर्ण है गद्य भाग में, और पद्य भाग में भोजस्य औदार्यम आएगा, और एक आएगा आपका सुभाषी रत्नानी। सुभाषी रत्नानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भोजस्य औदार्यम भी। ये दो ही है जो पद्य भाग में है पूरी तरह से। इनके श्लोक पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे, मतलब ऑप्शन में आ जाए या वैसे आ जाए, लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए या तो आप भोजस्य औदार्यम पूरा याद कर लीजिए, या फिर आप सुभाषी रत्नानी पूरा याद कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए उनको, तो वो आपका जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक आप संस्कृत भाषा या महत्वम, एक इसको भी अच्छा सा तैयार कर लीजिए। और संस्कृत भाषा में महत्वम के साथ जो अथवा में आता है, या तो मदन मोहन मालवीय जी आएगा, या फिर जातक कथा भी आ सकता है, या फिर पंचशील सिद्धांत भी आ सकता है। ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो और संस्कृत भाषा महत्वम तो है ही है, इसको तो मैं आपको बता ही रही हूं, लेकिन इन तीनों में से भी आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब महामना मालवीय जी को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संस्कृत में वाचन करेंगे, और आज हम संस्कृत में वाचन, इनका अनुवाद और क्वेश्चन आंसर सारा का सारा एक साथ करने वाले हैं, अलग अलग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो महामना मालवीय जी महामनस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय व्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सामान्य विद्वान आसीत्। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्यो सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम् आरब्धवान्। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। इनके सबके अर्थ में बताऊंगी आपको अच्छे से। अतः अस्य सुहृदय तंब प्रांगविकाय पद्धति प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधि परीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांगविवाहकर्म कर्तुम् आरब्ध। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन आलापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम् अभवत्। महापुरुषा लौकिक प्रलोभ मनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। देश सेवानुरोक्तयं युवा उच्च न्यायालय से परिदो स्थातुं न शक्नुवन्ति। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायके सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्र संग्रामे अवतीर्य देहल्यां 23तमे कांग्रेस्य अधिवेशनेयम् अध्यक्ष अलङ्कृतवान्। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासका भीता जाता। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीर देश सेवाव्रतं नात्यजत। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदू हिंदुस्तान स्थानमुत्थानाय अयं निरंतर प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। यतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनानां धनम् अयाचत। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनस्मै प्रायच्छत। तेन निर्मितो अयं विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस्य च
प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारण स्थितो कोऽपि जन महतो उत्साहितेन मनस्वितया पौरुषणं च असाधारणमपि कार्यं कर्तुशम इत्युद्दर्शनत मनीषी मूर्धन्य मालवीयः। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्तः। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आशित परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितानां पीड्यमानश्च पश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविधं साहाय्यं च अकरोत्। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरम् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गदर्शनेन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर एक श्लोक और पढ़ लेते, लास्ट में फिर बात बताती हूँ आपको कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। अब बच्चों देखिए, जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि महामना मालवीय जी को केवल मदन मोहन मालवीय जी के नाम से नहीं जानते हैं, उनको इस नाम से भी जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी वो मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। अब ये कहेंगे कि उन्होंने अपना खुद का धन संग्रह लगाया था, तो वो इतने सक्षम नहीं थे, उनका खुद का परिवार भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो। लेकिन उन्होंने क्या करा कि अंग्रेजी शासन की जड़ों को उखाड़ने के लिए भारतीयों को हिंदू स्कूल में या हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आकर्षित करने के लिए सबसे पहले ये तो हो कि हिंदू विश्वविद्यालय हो, हिंदू स्कूल हो, उसमें सभी तरह की शिक्षा दी जाती हो। इसलिए उन्होंने वाराणसी में या काशी कहो या वाराणसी एक ही बात है, वहां पर जन सहयोग के माध्यम से, यानी कि जनता को उन्होंने कहा कि भाई हमें भी एक हिंदू विश्वविद्यालय होना चाहिए, ऐसा बनाना है, तो मैं अकेला तो बना नहीं सकता हूं। तो जन सहयोग के माध्यम से बड़े बड़े राजा महाराजाओं या पैसे धनिक जो लोग थे उनसे सहयोग लेना उन्होंने शुरू किया। चाहे कोई गरीब से गरीब व्यक्ति चाहे 1 रुपए का सहयोग दे रहा था या कुछ 1 पैसे का भी सहयोग दे रहा था, तो वो सहयोग ले रहे थे। उस सहयोग के आधार पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम हो और मदन मोहन मालवीय जी का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे 10th क्लास में संस्कृत पढ़कर आए हैं तो मदन मोहन मालवीय जी के बारे में विस्तार से पढ़ के आए होंगे अच्छे से। और यहाँ थोड़ा सा हमें शॉर्ट में दिया गया है कि मदन मोहन मालवीय जी क्या थे, उनकी क्या प्रशस्ति थी, क्या प्रसिद्धि थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, ये सारी चीजें उसमें बताइए। ज्यादा विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बताया, लेकिन फिर भी इतना काफी है। चलो जो भी बताया वो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनुवाद, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां से शुरू होता है हमारा अनुवाद, ठीक है। मैं लिख लेती हूं, यहां पर अनुवाद है। महामनस्विन मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। के महामनस्विन के महामनीषी मदन मोहन मालवीय का जो जन्म है वो प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, ठीक है, हुआ था। अस्य का मतलब क्या हुआ, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान आसित यानी थे। यहाँ पर एक वचन में है इसलिए आसित। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायाम, और ये प्रयाग के ही, एव यानी ही, एव एक क्या है, अव्यय, और अब इसका मतलब होता है ही। प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य, और वहीं पर उन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला में और राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय जो था च यानी और, वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अत्रे, और यहीं राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, और इसी राजकीय विद्यालय में उन्होंने पढ़ाना, अध्यापनम यानी कि पढ़ाना, आरब्धवान प्रारंभ किया, ठीक है।
यहीं से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब एक शिक्षक के रूप में। पहले तो यहीं पढ़े और इसी विद्यालय से उन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया, जहां पर वो स्टूडेंट थे वहां पर वे टीचर भी बन गए। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ आता है सबसे पहला संदर्भ आता है आपका, और संदर्भ आपका यही रहेगा सभी पदों में कि प्रस्तुत गद्यांश जो है, कहाँ गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। कोई आवश्यकता नहीं है इलाहाबाद लिखने की, आप प्रयागराज लिख दीजिए। ठीक है, आपको सबको पता है कि अब इलाहाबाद क्या है, प्रयागराज। और इलाहाबाद से पहले भी प्रयागराज ही था, प्रयाग ही था। ठीक है, पहले प्रयाग था, उसके बाद इलाहाबाद कर दिया और फिर से अब प्रयागराज कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के माननीय विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय तथा म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया, यानी कि पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ठीक है, हो गया। अगला चलते हैं, ये हमारा दूसरा गद्यांश। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषेन जनानाम मनांसी अमोहयत, यानी कि मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने द्वारा दिए गए प्रभावपूर्ण भाषण से सभी लोगों का मनांसी यानी कि मन मोह लिया। अतः अस्य सुहृदयतम, इसलिए ये उनके सूर्योदय हो गए, मतलब उनके लिए सभी के मन में उनके प्रति अच्छी भावना होने लग गई। किनके प्रति भाई? मदन मोहन मालवीय जी के मन में। प्राविधाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः, मतलब कि विधाक यानी कि यहाँ पर प्राविधाक पद्धति प्राप्त करके देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय, इनके अनुसार ये विधि परीक्षा मतलब इन्होंने क्या करी थी? LLB करी थी, यानी कि विधि में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। ठीक है, विधि परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राविवाक कर्म क्या होता है? वकालत का कार्य, वकालत। ठीक है, या फिर हम कहेंगे वकालत का कार्य या फिर विधि कार्य। क्या बोलेंगे? विधि कार्य प्रारंभ कर्तुम आरब्ध, यानी कि विधि कार्य उसी न्यायालय में उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञान है, यानी कि कानून का या फिर विधि का प्रकृष्ट ज्ञान, यानी कि उच्च श्रेणी का ज्ञान, मधुर आलापेन, मधुर वचन, उदार व्यवहार और अच्छा व्यवहार, च अयम, और ये शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही, शीघ्र ही मित्राणाम न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम अभवत, मित्रों और न्यायाधीशों के, अपने जो विधि के जो भी इनके सहकर्मी थे उनके और न्यायाधीशों के जो भी जज थे उन सभी के सम्मान भाजन हो गए, कि यानी कि सभी की दृष्टि में ये सम्माननीय हो गए। कौन भाई? मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी देखिए अच्छे अध्यापक तो थे, एक उत्कृष्ट भाषण के कारण वे सबके हृदय के चहेते बन गए थे। ठीक है, उसके बाद ये बहुत अच्छे वकालतकर्ता भी थे, बहुत अच्छे वकील भी थे। उन्होंने क्या करा भाई, या फिर जिनको बोलते हैं अधिवक्ता। ठीक है, बहुत अच्छे अधिवक्ता भी थे, अधिवक्ता की पदवी इन्होंने प्राप्त करी थी। अब इनके अनुसार जब ये प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे थे, अधिवक्ता का कार्य कर रहे थे, उस समय इनके मधुर वचन और अच्छे कार्य के कारण या अच्छे और विधि का प्रकृष्ट ज्ञान के कारण इनके मित्र जो भी उनके साथ में अधिवक्ता का काम कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, और जो भी न्यायाधीश थे वो सभी उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे थे, सबके लिए सम्मान्य हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका अनुवाद आता है कि युवा मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण यानी कि ओजस्वी भाषण से लोगों का मन मोह लिया, अतः इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें अधिवक्ता यानी वकील की पदवी प्राप्त कर राष्ट्र की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरित कर दिया। और यहाँ पर एक और आएगा, न्यायालय में सभी मित्र व
न्यायाधीश के लिए सम्मानजनक व्यक्ति हो गए थे। ठीक है, न्यायालय में। आगे देखिए, उसी के अनुसार इन्होंने विधि यानी कि कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी और विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप और अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए थे। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि अशयन्ति देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधो स्थानु न शक्नोत। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्रनायके सहसोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण्य। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु, प्रलोभनेषु का मतलब क्या होता है? प्रलोभन, प्रलोभन में, बद्धा बंद कर, नियत लक्ष्यान् कदापि अशयन्ति, नियत लक्ष्य यानी कि लक्ष्यों को, कदापि यानी कभी भी, कभी भी, अशयन्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो नियत लक्ष्य जो होते हैं कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। उनके विचार ये थे कि जो महापुरुष होते हैं वो कभी भी लौकिक प्रलोभनों में, लौकिक प्रलोभन क्या होता है? जो लौकिक लालच, लौकिक लालच क्या होता है? धन संपत्ति, प्रसिद्धि, यश, ये अगर प्राप्त हो गया है, जैसे आज का जो समय है उसमें सभी जो लोग हैं वो लौकिक प्रलोभन चाहते हैं, यानी कि उसका नाम हो बहुत अच्छा, वह चाहे वो उसने दुनिया के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, उसके लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका नाम हो, साथ में बहुत सारा धन अर्जित कर ले, वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, ये लौकिक प्रलोभन होते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी के विचार थे कि महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं वो कभी भी लौकिक प्रलोभनों में बंद कर अपने लक्ष्यों का नाश नहीं करते हैं। कभी भी लौकिक प्रलोभन यानी कि किसी प्रकार के ऐसी लालच, जो भौतिक लालच है, उन भौतिक लालचों में वो कभी भी नहीं पड़ते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, ये जो देश सेवा से अनुरक्त, देश सेवा से का प्रेमी यह युवा उच्च न्यायालय के परिधि में स्थातुम न शक्नोत, कि उच्च न्यायालय की परिधि में बंद कर नहीं रह सकता था। उच्च न्याय, यह देश सेवा के प्रेम से भीगा हुआ, देश सेवा से अनुरक्त यह युवा, कौन युवा? मदन मोहन मालवीय जी उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित नहीं रह सकता था। इसलिए पंडित मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय आपको पता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके विरोध में यानी कि उसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह और उनके दलों के माध्यम से। उसके बाद भगत सिंह ने खुद को सरेंडर कर दिया था जब असेंबली हॉल में उन्होंने बम फेंका था। ठीक है, तो ये सब एक प्रतिक्रिया थी, मतलब एक के बाद ये वाली क्रिया थी। तो ये उसी समय की बात है, लाला लाजपत राय का समय जो था। ठीक है, अन्य राष्ट्र नायके सहसो अपि देशस्य, पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय और अन्य राष्ट्र नायकों के साथ में ये भी सो अपि यानी कि ये भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। ठीक है, समझ में आया? जरूर बताइएगा मुझे हर पैराग्राफ में कि महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कदापि विचलित नहीं होते। राष्ट्र सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों सहित ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। चलिए यहां पर आ जाएगा शायद चौथा, है ना? देहिल्या मतलब दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के त्रयोविंशततमे
23वें, त्रयोविंशति क्या होता है 23, तमे 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशनस्य अयम अधिवेशने अयम, कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को अलंकृत किया यानी कि सुशोभित किया, सुशोभित किया। इन्होंने दिल्ली में जब 23वां कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके बाद हर बार अधिवेशन होते थे। तो ऐसे ही दिल्ली में 23वां जो कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ था और हर अधिवेशन में अलग अलग जो लोग होते थे वे अध्यक्ष बनते थे। इस 23वें अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी को अध्यक्ष पद दिया गया और इस अध्यक्ष पद को उन्होंने सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य, रॉलेट एक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, सुनकर, उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासका, जो अंग्रेज शासक थे, भीता, डर गए, भीता जाता डर गए। बहुबार कारागारे, बहुत बार जेल गए, जेल में भी गए, डाला गया। फिर भी यह अयम वीर, ये वीर देश सेवा व्रत न्यात्यजत, लेकिन फिर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत था जो नहीं छोड़ा। मतलब कि दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन के 23वें कांग्रेस अधिवेशन के पद के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट इस के विरोध में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया। उस भाषण को सुनकर जो अंग्रेज शासक थे वो डर गए। बहुत बार कारागार यानी कि जेल में डाला गया, फिर भी इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। ठीक है, चलिए इसका अनुवाद करते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे और कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा व्रत का त्याग नहीं किया। ठीक है, 5वां पद, गद। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषाओं में, ठीक है, भाषाओं में, बहुवचन आ गया भाषासु, इससे समान अधिकार आसित यानी कि था। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में इनका समान अधिकार था। तीनों अच्छी तरह से बोल सकते थे, जैसे हिंदी बोल सकते थे वैसे संस्कृत भी बोल सकते थे और वैसे ही इंग्लिश बोल सकते थे। मतलब आज बहुत से लोग इंग्लिश बोलने में कतरते हैं, मैं भी कतरती हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन फिर भी समझ में आती है, बोल भी लेते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोल भी लेते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब मदन मोहन मालवीय जी थे और उस समय अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों में वो बहुत अच्छी तरह से पकड़ थी उनकी। ठीक है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, उत्थानाय का मतलब होता है उत्थान के लिए, ये निरंतर प्रयत्नशील रहे, प्रयत्न करते रहे। शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, अतः शिक्षा से ही देश और समाज का, च यानी और, देश और समाज का नवीन प्रकाश उदित होता है। देश का और समाज के नवीन प्रकाश उदित होते हैं। अतः श्री मालवीय वाराणस्या में काशी विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत्, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्हें पता था क्योंकि स्टार्टिंग में जब वे खुद स्टूडेंट थे, उसके बाद छात्र थे, उसके बाद वे खुद शिक्षक हो गए। शिक्षक होने के मतलब उन्होंने पढ़ाना तो चालू रखा ही था, उसके बाद उन्होंने विधि में शिक्षा प्राप्त कर ली और फिर उसके बाद में वे वकालत करने लगे, अधिवक्ता बन गए। उसके बाद फिर वे देश सेवा में आ गए और देश सेवा में आने के बाद में यानी कि इस देश सेवा के आंदोलन में आने के बाद में उनको पता चला कि जो देश का विकास है या किसी भी देश और किसी समाज का जो विकास है वो शिक्षा से ही संभव होता है। इसलिए उन्होंने क्या करा, काशी में यानी कि वाराणसी बोलो या काशी बोलो, वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो काशी विश्वविद्यालय नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू लिखना भी जरूरी है क्योंकि ये खास करके हिंदुओं के लिए था। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, इनका हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न किया।
प्रयत्न किया। शिक्षा से ही राष्ट्र और समाज में नव प्रकाश का उदय होता है, इसलिए भी मालवीय जी ने वाराणसी यानी कि बनारस यानी कि काशी, ठीक है, में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, 5वां था ना, अब आएगा 6ठा। अस्य निर्माणाय अयम जनानां धनम अयाचर जनाश्च महत्य अस्मिन् शान्यज्ञे प्रभूत धनस्मै प्रायच्छत तेन निर्मितो विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। अब इसके निर्माण के लिए, अस्य का मतलब हो गया है इसके निर्माण के लिए, निर्माणाय निर्माण के लिए, अयम इन्होंने, जनानाम लोगों से धन मांगा, अयाचर का मतलब मांगा, जनाश्च और लोगों ने महत्य अस्मिना इस महात्मा को, शान्य यज्ञ इस महात्मा के प्रयास से, इस प्रभुत में, धन अस्मे प्रायच्छत और धन दिया, दिल खोलकर धन दिया, ठीक है, प्रायच्छत दिया। तेन निर्मितो अयम इससे इन्होंने यह निर्माण किया। क्या निर्माण किया? यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलाया भारतीयों की दानशीलता श्री मालवीय से यशस च प्रतिमूर्ति विभाति भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति को दर्शित करता है, दिखाती है। ठीक है, साधारण स्थिति को अपि जनो महतो उत्साहेन मनस्विता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कर्तुं क्षमा इत्यदर्शय मनीषी मूर्धन्य मालवीय कि साधारण स्थिति में किसी ने जन्म लिया है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिया है और उसके बाद में महतो उत्साहन और अत्यधिक उत्साह के बाद, ऐसा नहीं है कि आप बड़े परिवार में जन्म लोगे जब ही आप कुछ अच्छा काम करोगे या फिर कुछ कोई बड़ा आंदोलन करना है तभी, ऐसा नहीं। आप भले ही किसी भी परिवार में जन्मे हो लेकिन आपके मन के अंदर उत्साह बड़ा होना चाहिए, बड़े उत्साह के साथ और मन के साथ, और अपने कार्य का निर्धारण करने के लिए असाधारणमपि कार्यम कर्तुम क्षमा, तो असाधारण कार्य करने की क्षमता भी रखने वाले, इत्यदर्श इस प्रकार दिखने वाले मनीषी मूर्धन्य महामणि मालवीय जी है। एतदर्थमेव जनास्त महामणि इत्युपाधिन अभिधातु मारब्धवन। इस कारण से ही लोगों ने महामणि इस प्रकार की उपाधि से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब महामना जो उपाधि दी है वो किन्होंने दी है? लोगों ने ही दी है और किसी ने नहीं दी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं, लोगों ने ही ऐसा, क्योंकि महान कार्य किया था, महामुनि कहलाने लगे थे, लोगों के भले के बारे में सोच रहे थे, इसलिए महामना करते करते लोगों ने उनके नाम के आगे महामना ही लगा दिया। अब मालवीय जी ना कहते थे, सीधा सीधा महामना कहने लगे। महामना कहना मतलब मालवीय जी कहना एक ही बात है। ठीक है, तो अनुवाद देखिए यहाँ पर कि इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महाज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश ख्याति की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। आगे देखिए, विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारशीलता और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने की में सक्षम होता है। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबोधित करना आरंभ कर दिया। देख लीजिए एक बार। तो अब आता है हमारा यहाँ पर 7वां लास्ट पैराग्राफ है कि महामना विद्वान, ये महामना कौन थे? जो मालवीय जी, महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, विद्वान थे, अच्छे वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकार आशित, पटु यानी कि योग्य चतुर, योग्य और पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवक आसित, लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा व सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। जन सेवा ही था।
ठीक है, चाहे वो कितने अच्छे नेता हो, चाहे वो कितने अच्छे वक्ता हो, विद्वान हो, धार्मिक नेता हो, योग्य अधिवक्ता हो, योग्य पत्रकार हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे अच्छा गुण उनका क्या था? वो जन सेवक थे। उनको क्या अच्छा लगता था? जनता की सेवा करना अच्छा लगता था। जहां भी जनता को उनकी आवश्यकता पड़ती थी, किसी व्यक्ति को वो दुखी देखते थे तो झट से वहां पहुंच जाते थे। तो ये उनका सबसे बड़ा गुण था। यत्र यानी जहां, कुत्रापि कोई भी, अयम जहां कहीं भी, ये जनानान लोगों को, दुखितान दुखी, पीड्यमानश्च पश्यता और पीड़ित देखते थे, तत्रैव मही सह व शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे। सर्वविधम सहायं च अकरोत् और सभी तरीके से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्, प्राणी सेवा इनका स्वभाव था। प्राणी सेवा करना ही इनका स्वभाव था, प्राणियों की सेवा करना। तो इतना ही था बस मदन मोहन मालवीय जी के लिए, लेकिन ये भी बहुत है हमारे लिए कि महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, कुशल पत्रकार थे, किंतु जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। ठीक है बच्चों, हो गया। तो चलिए अब करते हम यहाँ थोड़ा सा और बचा है इसका, ये वाला भी कर लेते हैं। अस्माकं मध्य अनुपस्थितो अपि, कि आज अद्य अस्माकं मध्य अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय, कि आज हमारे बीच में अनुपस्थित है महामना मालवीय जी। आज भले ही हमारे बीच में अनुपस्थित है। स्व यश मूर्त रूपेण प्रकाश वितरण अंधे तमसी निमग्नान जनान सन्मार्ग दर्शयत स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, कि उनका जो यश मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में प्रकाश बिखेर रहा है, जो अंधकार में तमसी, अंधकार, जो अंधेरे में भी अंधकार में निमग्न लोगों को सन्मार्ग दर्शयत स्थाने स्थाने, यानी कि स्थान स्थान पर और लोगों में उपस्थित होकर ये जो लोग अंधकार की तरफ भटक जाते हैं उनको मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। तो अमूर्त रूप से आज भी इनका ज्ञान जो है, इनकी बातें जो है, या इनकी जो यश और प्रसिद्धि है हमारे बीच में विद्यमान है। भले ही मालवीय जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी जो यश और प्रसिद्धि है वो हमारे बीच में विद्यमान है। तो आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय जी अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में पूर्व हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित है। सभी लोगों में, कि जो लोग इस राह पर चलते हैं वे मालवीय जी है, जो लोग इस राह के बारे में सोच रहे हैं वे मालवीय जी है। तो स्थान स्थान पर और जन जन के अंदर वे उपस्थित है, अगर जो सन्मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। अब ये श्लोक आता है, जयंती, जयंती का मतलब होता है जय हो, ते वे महाभागा जनु सेवा परायणा, महाभाग जो जनता की सेवा परायण में लगे रहते हैं, कि जय हो उन लोगों की जो महाभागी है और जो जनता की सेवा में लगे हुए रहते हैं, उन सभी की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति, जिनको कभी भी जरा मृत्यु का भय नहीं है। येषाम कीर्ति तनो क्वचित, वे तो सिर्फ अपनी कीर्ति का बखान करते रहते हैं, उनकी कीर्ति ही स्थायी रहती है, वे कभी भी जरा और मृत्यु से भय नहीं खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इसका संदर्भ। ठीक है, ये श्लोक जो है इसको श्लोक के रूप में रखिएगा, आ भी सकता है ये। तो जन सेवा में परायण वे व्यक्ति जयशील होते हैं जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे मृत्यु का भय नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। तो बच्चों क्या काम आता है? पुण्य काम आता है। आपके कर्म जो होते हैं वो ही स्थायी होते हैं और वो ही अमर होते हैं। शरीर कभी भी अमर नहीं होता है, लेकिन इस शरीर के द्वारा किया गया जो कार्य है वो सदैव अमर रहता है और स्थायी रहता है। तो चलिए अब करते हैं यहाँ हम हमारे क्वेश्चन आंसर, कि महामनस्विन मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत, कहाँ हुआ था? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत, कहाँ हुआ था?
तो मदन मोहन मालवीय से अगर एक पद में आपसे पूछा जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ लिखोगे प्रयाग नगरे, और अगर पूरा वाक्य पूछा जा रहा है तो कुत्र की जगह लिखना है प्रयाग नगरे, बाकी सिर्फ ऐसा कैसा लिखना है। तो देखिए मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग नगरे अभवत, सीधा सीधा लिख लिया। ठीक है, आगे चलिए। श्री मालवीय से पितु किम नाम आसीत, या फिर महामना मालवीय से मालवीय कस्य पुत्र आसीत, किसके पुत्र थे, इनके पिता का नाम था, एक ही बात है। तो श्री मालवीय से पितु नाम पंडित व्रजनाथ मालवीय इति आसीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मालवीय पुत्र प्राविवाह कर्म कर्तुम आरब्ध। ठीक है, कुत्र कहां पर उन्होंने अधिवक्ता का कार्य शुरू किया था, प्राविवाह कर्म। ठीक है, प्राविवाह कर्म का मतलब होता है अधिवक्ता का कार्य। तो मालवीय प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राविवाह कर्म कर्तुम आरब्ध, यानी कि उन्होंने अधिवक्ता का कार्य शुरू किया था। अगला है कासु भाषासु मालवीय महोदय से समान अधिकार आसीत। तो हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु मदन मोहन मालवीय से समान अधिकार आसीत, तो तीनों भाषाओं में उनका अच्छा अधिकार था। महामना मालवीय वाराणसी नगरे कस्य विश्वविद्यालय संस्थापन अकरोत, या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापक क आसीत, या फिर मालवीय कस्य विद्या विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत। तो तीनों का जो आंसर है वो एक ही आएगा कि महामना मालवीय वाराणसी नगरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत। ठीक है, शिक्षाया क्षेत्रे मालवीय किम अकरोत, शिक्षाया कृते मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत। शिक्षा के क्षेत्र में मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और श्री मालवीय से चरित्र का सर्वोच्च गुण आसीत, तो उनका सर्वोच्च गुण क्या है, केवल और केवल जन सेवा करना। तो श्री मालवीय से चरित्र सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, केवल जन सेवा करना ही उनका सर्वोच्च गुण था, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। अब विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी तो स्वयं के लिए तो करी नहीं, स्वयं तो पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा ज्ञान था उनको, हिंदी का था, अंग्रेजी का था, संस्कृत, तीनों भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो उनको तो फिर कहाँ जरूरत थी पढ़ने की, पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएशन करे हुए थे और लॉ भी करे हुए थे, तो उनको तो कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जन कल्याण के लिए उनको ये महसूस हुआ कि अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ने से अच्छा है हिंदू विश्वविद्यालय हो, इसलिए उन्होंने जन सहयोग से, जनता से उन्होंने धन मांगा। उन्होंने कहा मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है, जहां पर जनता की भलाई करनी है वहां मुझे कोई शर्म नहीं है। तो बिना शर्म के उन्होंने जनता से धन मांगा, जनता ने भी दिल खोलकर धन दिया, और इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जिसमें कई तरह के भवन थे, वहां पर रहने की भी व्यवस्था थी, संस्कृत विश्वविद्यालय था, मतलब कई तरह की उपाधियां उनको मिलती थी। ठीक है, मालवीय महोदय से प्रारंभिक की शिक्षा कुत्र अभवत, तो प्रयाग उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर ये सारे उत्तर है। प्रयाग संस्कृत पाठशालायाम, ठीक है, प्रयाग के संस्कृत पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक का आसत मदन मोहन मालवीय जी। युवक मालवीय कथम जनाना मनासी अमोहयत, तो स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण, तो युवक मालवीय जी ने किस प्रकार लोगों के मन को मोह लिया था, तो अपने बहुत ही प्रभावशाली भाषण से। कई बार होता है ना, लोग अच्छा भाषण देते तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा बोल रहा है बच्चा, कितना अच्छा बोल रहा है। या किसी व्यक्ति ने ओजस्वी भाषण दिया है तो उसकी जो बातें हैं कहीं हद तक सत्य, मतलब कुल मिला के ये कि अगर आपने पूर्ण रूप से सच बोला है तो वो सच काफी आकर्षित होता है। तो सच से ही लोग आकर्षित होते हैं, झूठ से कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। तो चलिए यहाँ पर संधि कर लेते हैं, संधि विच्छेद सबसे पहले। तो ये है अत्रेव, अत्र यहां आ जाएगा अत्र धन एव, तो ये क्या हो गया है अत्रेव, और ये वृद्धि संधि है। अब यहां पर आ जाएगा चा अयम, चा अयम में हो जाएगा च धन अयम, अयम। इसमें क्या हुआ, संधि आपको सबको आती है, अ और अ मिलके आ बन जाता है, इसलिए ये हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि। अगला है सो अपी, यहां पर ये वाला ये पूर्व रूप है, इसे प्लुत स्वर जिसे बोलते हैं, तो ये आ जाएगा स धन अपी, सह धन अपी। ठीक है, अब सह धन अपी में हम क्या करेंगे,
कि प्लुत स्वर आ जाएगा। अगर ये विसर्ग हट जाएगा तो ये जो अर है वो प्लुत स्वर बन जाएगा, इसलिए यहां पर ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे है इति, तो यहां आ जाएगा इति प्लस आख्यस्य। अब देखिए इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें यहां पर ई जो है वो आधा य बन गया है। अब जब ई आधा य बन जाता है तो वहां पर यण संधि होती है। ई जब आधा य बन जाता है तो यण संधि होती है। अब आ जाएगा यहां पर धर्मस्य, धर्मस्य में धर्म धन यस्य अस्य, ठीक है, धर्मस्य धर्म धन अस्य, तो ये जो अस्य है धर्मस्य बन गया है। यहां पर हमारी कुछ नहीं, अस्य नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा धर्म धन य। अब धर्म और य जब जुड़ जाएगा तो जो विसर्ग है वो आधा स बन जाएगा और स बनेगा, इसलिए ये सत्व संधि है। और सत्व संधि कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, जब विसर्ग स बन जाता है तो सत्व संधि होती है, सत्व विसर्ग संधि होती है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर समय हमारे पास कम है थोड़ा, विभक्ति और वचन लिखने, आपको क्या लिखने हैं। तो यहाँ पहला आ गया है विद्वान, विधेय, परिधो, उत्थापनाएं और अस्मिन। तो विद्वान जो है विद्वान शब्द से बना है और यह आ जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति और एक वचन। दूसरा बताइए, दूसरा क्या होगा, विधेय। विधेय में क्या होगा, कौन सी विभक्ति है, विधेय में आ जाएगा यहां पर, विधेय आ जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, विधेय में हमारा आ जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर है हमारा अगला परिधो। परिधो जब डबल मात्रा लग जाती है तो सीधी सीधी द्विवचन, और द्विवचन जो परिधो लगता है या तो प्रथमा में लगता है या द्वितीया में। तो यहाँ पर जो परिधो है वो परिधि जो है वो परिध, तो द्वितीय विभक्ति के साथ लगती है, तो यह आ गया हमारा द्वितीय विभक्ति। ठीक है, उत्थानाय, उत्थानाय बताइए, उत्थानाय के लिए, संप्रदान के लिए आ गया है। तो संप्रदान के लिए यहाँ पर चतुर्थी, और चतुर्थी के साथ में एक वचन, और फिर आ गया हमारा अस्मिन। अस्मिन जो आ गया है यह आ गया हमारा सप्तमी, सप्तमी और एक वचन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हमको धातु और प्रत्यय बताना है। तो धातु और प्रत्यय में देखिए, पहला है प्राप्य, दूसरा है कर्तुम और तीसरा है जाता। अब देखिए कई बार क्या होता है कि किसी शब्द में उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होता है। जहां पर लास्ट में आपको यह दिख रहा हो, नोट कर लीजिएगा, यह जहां यह दिख रहा है यानी कि ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है। ठीक है, तो ये हो गया प्राप्य। अब ल्यप प्रत्यय आता है तो उपसर्ग भी आता है, इसका मतलब प्र हमारा उपसर्ग हो गया है। तो ल्यप प्लस उपसर्ग, अब मूल धातु क्या हो गई, तो मूल धातु हो गई हमारी अप, क्योंकि प्र और आ है तो प्र और अ दोनों मिलके प्रा बन गया है, इसलिए यहां पर हो गया है प्र और अ, प्रा, प आधा प और ल्यप में आ गया य। ठीक है, इस तरह से हमारा प्राप्य बन गया। कर्तुम, कर्तुम में हो गया हमारी क्री धातु, और जब तुम शेष रहता है, तुम, मैंने आपने पढ़ा होगा संस्कृत में देखा होगा कि तुम शेष रहता है, इसलिए कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, तुमुन प्रत्यय लग जाता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। अगला आता है यहाँ पर जाता। तो जाता में हमारा हो जाएगा जन धातु हो जाएगा। जन धातु के साथ में हमारी कत प्रत्यय लगेगा। अब बच्चों कत प्रत्यय जो 3 प्रकार का होता है, ऐसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में होता है। तो ये जो कत है ये जाता, ये शायद आ जाएगा स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो कत प्रत्यय लगेगा। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय, और यहाँ पर हमारा कत प्रत्यय है। ठीक है, अत, अता, अति इस प्रकार से लगता है। तो ये अत हो गया है पुल्लिंग। कत प्रत्यय में क्या होता है, अत लगता है और अता लगता है और अति लगता है। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग। ठीक है, और ये हो गया हमारा नपुंसकलिंग, और ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है,
तो फाइनली बच्चों आज हमने यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका का सेकंड लास्ट चैप्टर है ये महामना मालवीय जी, ये पूरा कर लिया है। इसको अच्छे से हमने रीड किया है सबसे पहले, उसके बाद बारी बारी से एक एक पैराग्राफ का गद्यांश का हमने अनुवाद किया है और उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। तो सारी चीज़ें हो गई है। क्वेश्चन आंसर में हमने चैप्टर्स के अंदर जो भी आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी सारे करे हैं, साथ में आपके 2-3 ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो भी कर लिए। तो सब कुछ ऑलमोस्ट एक ही चैप्टर में हमारा सब कुछ हो गया है। अब कल हम करेंगे पंचशील सिद्धांत, इसके साथ जो आपका साइंस वालों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम विदा लेते हैं यहाँ आपसे और कल मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।